हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू अपन लोग टाइनी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। आई बस में कि जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपन को नॉर्मल आई से नजर नहीं आते, उन बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का अपन क्या करते हैं, मैग्नीफाइड आवर्धित प्रतिबिंब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ताकि अपन उनको आसानी से क्या कर सकें, देख सके, ऑब्जर्व कर सके। आई बात समझे आप लोगों को। लेकिन जैसे अपन ये बोलते हैं कि जो टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नीफाइड करता है, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, तो मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर वो तो अपन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आ चुके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी तो यही काम करता है कि जो अपन लोगों के पास बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, मैग्नीफाइड करता है, आवर्धित करता है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अपन लोगों के पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इट मींस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अपन लोगों के पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो कोणीय आवर्धन होगा उसका मान सरल सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन के मान से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। इट मींस अगर मैं बात करूं कि जो मैग्निफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये ग्रेटर देन होता है, ज्यादा होता है किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन से। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब तक अपन लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो सिंपल माइक्रोस्कोप की एक रेंज थी कि वो इतने छोटे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मैग्नीफाइड आवर्धित करके क्या कर सकता है, बता सकता है आप लोगों को। और वो रेंज अपन अगर बात करते तो 10⁻⁻⁶ मीटर रेंज का था। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का साइज, डायमेंशन, आकार 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ मीटर रेंज का होगा तो उसको आसानी से आवर्धित करके क्या कर देगा, आप लोगों को दिखा देगा। लेकिन ह्यूमन नेचर होता है, उसने बोला कि मैंने 10⁻⁻�6 देख लिया, मुझे तो इससे छोटा देखना है, मतलब 10⁻⁻⁹ तक देखना है, 10⁻⁻10 तक देखना है। तो वहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप ने, ठीक है ना, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो ओनली 10⁻⁻⁶ मीटर जो रेंज का ऑब्जेक्ट है उसको आवर्धित कर सकता हूं, उसको मैग्नीफाइड कर सकता हूं। 10⁻⁹ 10⁻⁻10 को तो नहीं कर सकता मैं। तो ऐसी कंडीशन पे उसी सिंपल माइक्रोस्कोप को और मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करने पर अपन लोगों के पास क्या बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो अप्रॉक्स 10⁻⁹ से 10⁻11 या 10⁻10 रेंज की ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जो बिंब होता है उसको क्या करता है, उसकी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसको अपन इजीली क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। आई बस में। और ये रीजन है, तभी तो अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। आई बस में कि जो अपन लोगों के पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कोणीय आवर्धन है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के कोणीय आवर्धन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक। सेकंड, अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, यहां पे लिख दिया अपने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000। इट मींस जो अपन लोगों के पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो एक तरीके से कितने टाइम्स, ठीक है ना, वस्तु को आवर्धित कर सकता है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, वो 1000 टाइम, 1000 गुना बढ़ जाता है आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को। और इसी के बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। मतलब जब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो यहां पर अपन कितने लेंस यूज करेंगे, 2 लेंस यूज करेंगे, और दोनों के दोनों कौन से लेंस होंगे अपन लोगों के पास, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। लेकिन जो लेंस यूज करेंगे उनकी जो फोकल लेंथ होगी, जो फोकस दूरी होगी, वो क्या होगी, अपन लोगों के पास छोटी होगी। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक। जब अपन सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते तो याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप में अपन लोग जो लेंस यूज करते थे वो केवल एक ही लेंस यूज करते थे अपन लोग, और वो सिंपल होता था, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब जब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो यहां पर अपन कितने लेंस यूज करेंगे, 2 लेंस यूज करेंगे, और दोनों के दोनों लेंस कौन से लेंस होंगे आप लोगों के पास, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। आई बात में, इट मींस थिन कॉन्वेक्स लेंस होंगे। आई बात में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में देखना आप लोग, इसी में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो किस तरीके से होंगे वो देखना आप लोग, ठीक है ना। अब अपन दोनों लेंसेज पे बात करते हैं कि दोनों लेंसेज किस तरीके से होंगे। ठीक, इस तरीके से एक अपन लोगों के पास होगा लेंस इधर की तरफ, ठीक है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा आप लोगों के पास इधर की तरफ, ठीक, और एक कॉन्वेक्स लेंस होगा अपन लोगों के पास इधर की तरफ।
एक कॉन्वेक्स लेंस होगा अपन लोगों के पास इधर की तरफ। ठीक, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक का अपर्चर एक का द्वारा छोटा है और एक का द्वारा आप लोगों के पास क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस लेंस को अपन क्या बोलेंगे, इस लेंस को अपन बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे इस लेंस को अपन लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस। इट मींस अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, अभिदृश्यक लेंस। ठीक, इसको बोलेंगे अपन लोग आई लेंस या फिर आई पीस भी बोल सकते हैं अपन लोग इसको। आई बस में इट मींस नेत्रिका लेंस। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, नेत्रिका लेंस। आई बस में अब इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एल नॉट से। एल नॉट मतलब ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए एल नॉट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में? इसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकस दूरी होगी, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एफ नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ नॉट से। और इसकी फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात में? अब इसको अपन ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं, इसको अपन ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है। इट मींस अपन ऑब्जेक्टिव लेंस को हमेशा ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे। और इसको अपन आई लेंस क्यों बोलते हैं, इसको अपन आई लेंस इसलिए बोलते हैं ताकि इसको अपन हमेशा अपन किसके पास रखेंगे, आई के पास रखेंगे। इट मींस अपन लोग यहां से देखेंगे और यहां पर आप लोगों का क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको अपन क्या बोलते हैं तरीके से, आई पीस या फिर आई लेंस बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, ये एक तरीके से ये एक तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मैग्नीफाई करता है। ठीक है ना, ये लेंस क्या करेगा, बहुत ध्यान से सुना, ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाइड करेगा, आवर्धित करेगा। तो सर ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस फाइनल प्रतिबिंब बनाएगा, फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। आई बस में ये लेंस अंतिम प्रतिबिंब बनाने का काम करेगा, जबकि ये एक तरीके से मैग्नीफाई करने का काम करता है। तो अपन को यहाँ पे दो बार क्या करना पड़ता है, एक तरीके से रिफ्रैक्शन करना होता है, अपवर्तन करना होता है, तब जाके अपन लोगों के पास कहीं पे जाके एक अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा अपन लोगों के पास बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है इसलिए इसको अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और जो ये आई पीस होता है ये आई के पास होता है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आई पीस या फिर एक तरीके से क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। ठीक, इसका अपर्चर थोड़ा छोटा होता है जबकि इसका अपर्चर द्वारा किसका बड़ा होता है। ठीक, अब ये छोटा लेंस है तो फैक्ट है कि इसका, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एफ ई बड़ा होगा किससे, एफ नॉट से। मतलब इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी और इसकी फोकस दूरी क्या होगी आप लोगों के पास कम होगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना, इस तरीके से अपन लोगों के पास, और ये कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल मतलब एक ही अक्ष पर होते हैं दोनों के दोनों का। इसका अगर प्रकाशिक केंद्र O है तो इसी लाइन पर इसका प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, आप लोगों ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, O डैश होगा। ठीक, और आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरीके से, आप कहीं ना कहीं आप लोगों ने बुक में देखा होगा, इस तरीके से होते हैं ये, इस तरीके से लेंस होता है, यहाँ पे इस तरीके से फिक्स होता है। यहाँ पर अपन लोग कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ से अपन लोग इसको, उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये अपन लोगों के पास क्या होता है, एक तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? पक्के से कोई डाउट नहीं है ना? इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है ना, मैथमेटिकली, ठीक है ना, इससे रिलेटेड अपन लोग बात करते हैं। तो देखना आप लोग, अब आप देखना अपन इसी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपने पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मुझे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेना है, उसको मैग्नीफाई करना है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट लूंगा और पहले कोशिश करूंगा कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मैं पहले कोशिश क्या करूंगा कि बिना कोई इंस्ट्रूमेंट लिए, बिना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिए मैं पहले से इसको मैग्नीफाई करूं। और वो मैग्नीफाई कब होगा, जब मैं उसको बिल्कुल अपनी नॉर्मल आई से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखूंगा, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखूंगा। तो फैक्ट है कि यहाँ पे जो मेरे पास विजुअल एंगल बनेगा, या तो दर्शन कोण, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आई से कितनी डिस्टेंस पे रखूंगा, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखूंगा। और ये चीज अपन लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में कही थी कि नहीं कही थी? तो देखना आप लोग, ठीक, ये अपन लोगों के पास ए बी ई, और ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी होगी, डी। अब एक रे चल के जाएगी इधर से और एक रे चल के जाएगी इधर से, ठीक। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, अल्फा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों ने कैसे करा था, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधा। तो ये कितना हो जाता है आप लोगों के पास, ए बी अपॉन में बी ई। फिर याद करो
अब वैसे ही ऑब्जेक्ट स्मॉल स्मॉल है तो फैक्ट है एंगल भी क्या होगा स्मॉल, और अगर tan अल्फा स्मॉल है तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा, तो ऐसी कंडीशन पे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास ए बी अपॉन में बीई हो जाएगा, ठीक। और बीई इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा माइनस डी, माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है आप लोगों के पास, तो ऐसी कंडीशन पे अल्फा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन में डी, ये आप लोगों के पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आई बस में अब ये अल्फा, अब क्या निकालूंगा बीटा, मैं अल्फा बीटा क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको याद है अपन लोगों को क्या कैलकुलेट करना है m इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा, याद आएगी नहीं आया, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2, याद है ना, कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन। आई बस में तो मेरे पास फर्स्ट जो अल्फा निकालता हूं, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बना रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बना रहा है, वही तो अल्फा होता है ना, उसी को तो अपन लोग एक तरीके से विजुअल एंगल दर्शन कोण बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो देखो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा आई और बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपने पास, तो ऐसी कंडीशन पे ये अपन लोगों के पास अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। अब अपन किसको कैलकुलेट करेंगे, बीटा को कैलकुलेट करेंगे, तो फैक्ट है ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही आई, अब बीच में अपन लोग किसको लेके जाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेके जाएंगे, किसको लेके जाएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को लेके आएंगे। तो देखना अब आप लोग इमेज किस तरीके से बनेगी, बहुत ध्यान से देखना बेटा इस चीज को ना। ठीक है, तो ये अपने पास एक लेंस हो गया जिसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, इस लेंस को अपन कौन सा लेंस बोलेंगे, एक तरीके से इसको बोलेंगे अपन लोग L नॉट, आगे बात में जिसको अपन क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस, आगे बात में। और इसकी जो फोकस दूरी होगी, ठीक है ना, फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी अपन लोगों के पास f नॉट। तो देखना अब आप लोग, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये मेरे पास कितना हो गया, एक तरीके से ये हो गया मेरे पास f नॉट हो गया, ठीक। तो फैक्ट है कि इसके जस्ट पीछे 2f नॉट होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो एज इट इज यहाँ पर अपन लोगों के पास जितना डिस्टेंस पर ये उतना डिस्टेंस पर इसको ले जाके यहाँ पे भी दूसरी साइड भी क्या होगा अपन लोगों के पास f नॉट होगा कि नहीं होगा, आई बस में। अब फैक्ट है कि मेरे को यहाँ पे दो लेंस हैं मेरे पास, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। अभी जब अपन लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था ना, तो अपन लोगों ने क्या करा था, ऑब्जेक्ट जो था ना अपन लोगों के पास उसको अपन लोगों ने प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया था। कहां पे रखा था ऑब्जेक्ट को अपन ने, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो उसकी एक वर्चुअल इमेज पीछे बनी थी कि नहीं बनी थी। अब आपको पता है कि दूसरा बड़ा लेंस यहाँ पे रखा हुआ है ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रख दूंगा, O और F के बीच में रख दूंगा, तो फैक्ट क्या बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, और पीछे किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ ही बनेगा, पीछे की तरफ, तो लेंस मेरे किसी काम का ही है। तो फैक्ट मैं कोशिश क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट का, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इमेज किधर की तरफ बनाऊं, इधर की तरफ बनाऊं, और वो इमेज इस लेंस के लिए क्या बनकर किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लग जाएगी कि नहीं करने लग जाएगी। प्रतिबिंब, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, इस बिंब का जो प्रतिबिंब यहां बनेगा, वो प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे को अब क्या करना है, इस अब फैक्ट है कि यहाँ पे जो भी इमेज बनती है, लेंस के केस में बात कर रहा हूं, इस वाले लेंस के केस में यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा या जो भी इमेज बनेगी वो एक तरीके से रियल होगी कि नहीं होगी। तो मैं कोशिश तो ये करूंगा कि रियल बनाऊं, और रियल बनाने के साथ साथ क्या बनाऊं, आवर्धित बनाऊं, मैग्नीफाइड बनाऊं। तो ये तो आपको पता है, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस के बीच में रखा हुआ हो, F और C के बीच में रखा हुआ हो। किस किस के बीच में रखा हो, F0 और C के बीच में रखा हुआ हो। तो याद करो, बनने वाला जो प्रतिबिंब है, बनने वाली जो इमेज है, वो 2F0, इट मींस वक्रता केंद्र, ठीक है ना, जो के पीछे जाके बनेगी, और बड़ी बनती है कि नहीं बनती है, साथ में रियल बनती है। तो देखना अभी अपन लोगों के पास ऑब्जेक्ट हो गया A B। अब एक को तो अपन क्या करेंगे, एक लाइन को तो आप बिल्कुल सीधे भेज दो इस तरीके से, और एक लाइन को कहां से पास करते हैं अपन लोग, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं।
तो ये जो रहेगी तो बिना डायवर्ट को सीधे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, और ये वाली रे कहां से पास होगी, जो समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो फोकस से पास होगी। तो देखना अब आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे जाके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे जो अपन लोगों के पास जहां पे भी ये मिलेंगे वहां पर अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो देखना अब आप लोग इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखना अब आप लोग, तो देखना अब आप लोग, यहां पर आप लोगों के पास इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पे इसकी यहां से लेके यहां तक इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, एफ नॉट। तो फैक्ट है कि ऑब्जेक्ट और प्रकाशित केंद्र के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पे यू नॉट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो फैक्ट है जो इमेज यहां पर बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर जाके बनेगी, वी नॉट डिस्टेंस पर जाके बनेगी। आई बात समझ में आप लोगों को। अब आप खुद देख लो कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्नीफाइड इमेज, आवर्धित प्रतिबिंब बना कि नहीं बना आप लोगों के पास, आई बस में। लेकिन इस इमेज को मैं बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, अब जैसे ये बन गया रियल, अब ये जो इमेज बनी है, ये जो आप लोगों के पास प्रतिबिंब बना है, ये दूसरे लेंस के लिए, दूसरा लेंस कौन सा था, आई पीस, उसके लिए किसकी तरह व्यवहार करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। ठीक है ना, बिंब की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो देखना आप लोगों के पास, ये रहा अपन लोगों के पास दूसरा लेंस आई पीस, जिसका अपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, ठीक है, और इसको अपन कौन सा लेंस बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एलई। ठीक है ना, आई लेंस एलई। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो अपन लोगों के पास कितनी होगी, एफ ई। फोकस दूरी कितनी होगी अपन लोगों के पास, एफ ई होगा। और इसके प्रकाशिक केंद्र को अपन बोल देते हैं ओ डैश। आई बात समझो आप लोगों को। लेकिन अब अपन जब ये, अब अपन इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुना, अपन इसको इन दोनों लेंसेज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो अपन लोगों के पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाएगा, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा, तो ये इमेज इस तरीके से बननी चाहिए, ये इमेज इस तरीके से बननी चाहिए कि ये इमेज इस वाले लेंस, किस वाले लेंस के लिए, आई पीस के लिए, अरे बस में आई पीस के कहां पर आ जाए, ओ डैश और एफ ई के बीच में आ जाए। सारी बात समझे आप लोगों को। ये वाला लेंस इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से बनाएगा कि बनने वाली इमेज आई लेंस के प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच में आ जाए, फोकस के बीच में आ जाए। आगे बात समझ में आप लोगों को कि ये वाला लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से फॉर्म करेगा कि जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर, किसका ऑप्टिकल सेंटर, आई लेंस, आई पिक के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में आ जाए। तो फैक्ट है, आप देख लो, अब आप इस लेंस के, अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो इमेज बना, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। अब फैक्टर वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस के बीच में रखा है, ओ डैश और एफ ई के बीच में रखा है। और या तो जब ओ डैश और एफ ई के बीच में बना होता है तो बनने वाली इमेज वापस क्या जाती है, वर्चुअल होती है, और साथ में क्या होती है, मैग्नीफाइड हो जाती है, आवर्धित हो जाती है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, तो फैक्ट है, ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, यहां से लेके यहां तक यू ई डिस्टेंस पर है। आ गई बात में। और यहां से और यहां तक के बीच की जो फोकस दूरी होगी वो आप लोगों के पास कितनी होगी, एफ ई होगी। अब अपन को ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, इमेज बनाना है। ठीक है ना, बिंब का प्रतिबिंब बनाना है, तो वो तो बहुत इजी है। एक लाइन को बिल्कुल सीधे भेजो, एक लाइन को बिल्कुल सीधे भेजो, और एक लाइन को कहां से भेजो, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो। इस तरीके से भेज दिया ऑप्टिकल सेंटर से, एक तो वो बिना डायवर्ट के किधर निकल जाएगी, सीधे। अब आप बहुत ध्यान से देखना,
एफी, तो ये वाली रे किधर से पास हो जाएगी, इधर से पास हो जाएगी, कहीं से देखना अब आप लोग, इधर से पास हो जाएगी और यहाँ पे आप लोगों का एफी, क्योंकि जो रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है ना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है कि नहीं होती है, और ये रेस का फोकस आप लोगों के पास एफी, तो अपन इसको पीछे मिलाएं इस तरीके से, ये तो जाएगा इधर की तरफ और ये जाएगा इधर की तरफ। और जहां पे ये मीट करेंगे वहां पर अपन लोगों की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, तो अपन लोगों की इमेज यहाँ पे कहीं पर बनेगी, देखना अब आप लोग इस तरीके से। आई बात समझ में आप लोगों को, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास A डबल डैश और ये हो जाएगा B डबल डैश, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आप लोगों के पास कितनी होगी, VE होगी, और यहां से अपन लोग इसको, अब इसको हटा देता हूं मैं ना, इसको हटा देता हूं, हो गया अपना काम यहां से, ठीक है ना, और यहां से अपन इसको देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे। अब देखो रे ऐसे एंटर करेगी नहीं करी आई में, किससे, इमेज से, A डबल डैश B डबल डैश, ये जो इमेज बनेगी ये अपन लोगों की कौन सी इमेज होगी, फाइनल इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी अपन लोगों की, फाइनल इमेज होगी। आई बात में, तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, फाइनल इमेज ये बनी अपन लोगों के पास और रे इस तरीके से चल के जा रही है और आई में एंटर करी, तो फैक्ट है आई के साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होता है, बीटा होता है, वो बीटा में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं, और ये जो एंगल है इस एंगल को एक तरीके से मैं क्या बोल देता हूं, बीटा बोल देता हूं। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे ये बीटा बना कि नहीं बना, अब मुझे इस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखना। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इस डायग्राम को अपन दोबारा समझते हैं, मैं हटा देता हूं, ये अल्फा याद रखना, अल्फा इक्वल टू कितना है, माइनस AB अपॉन में D, माइनस AB अपॉन में D, इक्वेशन नंबर 2 है ये। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखो, पहले डायग्राम देखो बहुत अच्छे से। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया, उसमें दो लेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा अपन लोगों के पास आई पीस। आ गई बात समझ में, ठीक। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या होता है, द्वारक क्या होता है, छोटा होता है, जबकि आई पीस का द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद अपन लोगों ने क्या करा, अपन लोगों ने देखा कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा। अब ऑब्जेक्ट को रखने के अपने पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन तो क्या था कि प्रकाशी केंद्र ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दो, लेकिन जैसे मैं उन दोनों के बीच में रखूंगा तो फैक्ट है इमेज इधर की तरफ ही बन जाएगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना, और इस लेंस का तो फिर कोई यूज ही नहीं होगा, तो मेरे किसी काम का ही नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा कि मेरे को ऐसा कुछ करना है कि ये इजीली उसको भी इसके ये भी मेरे काम में आ जाए, तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को क्या करा, प्रकाशी केंद्र, ठीक है ना, प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में ना रख के मैंने फोकस और वक्रता केंद्र, ठीक है ना, ऑप्टिकल ठीक है ना, फोकस और मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, ठीक है ना, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो बनने वाली जो इमेज है वो पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाहर की तरफ बनेगी कि नहीं बनेगी, और बड़ी बनेगी और रियल बनेगी आप लोगों के पास। आई बस में, फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा कि जो ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, ये किसने बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। अब अपन क्या देखते हैं कि जो ये इमेज बनी, ये इमेज इस वाले लेंस के लिए क्या बन गई, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करने लगी, ठीक है ना, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लगे। फिर इसको अपन इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस लेंस को आगे पीछे अपन क्या करते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि कैसे भी करके ये ऑब्जेक्ट इसके प्रकाशी केंद्र ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। उससे एक बार फिर इसका क्या जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा, और अपन लोगों को एक मैग्निफाइड इमेज मिलकर, मैग्निफाइड इमेज अपन लोगों को, ठीक है ना, आवर्धित प्रतिबिंब अपन लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जिसको अपन लोग यहाँ से कहीं से देख रहे होंगे, ठीक। और यहाँ पे ये एंगल आप लोगों के पास क्या बनेगा, बीटा। आ गई बात समझ। अब आपको ध्यान से देखना, अब अपन यहाँ पे जो यूज करेंगे, ट्राइंगल यूज करेंगे, वो देखना अब आप लोग, ठीक है ना, मैं साइड में यहाँ पे बना देता हूँ। अब अपन यहाँ पे जो ट्राइंगल यूज करेंगे, क्योंकि मुझे बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से, तो देखो अब आप लोग, ये यहाँ पे ये तो हो गया अपन लोगों के पास O डैश, ये हो गया आप लोगों के पास A डबल डैश, ये हो गया आप लोगों के पास B डबल डैश, और यहाँ पे ये एंगल बना आप लोगों के साथ क्या, बीटा। लेकिन बीच में एक लाइन और आ रही है, वो है मेरे पास एक तरीके से A डैश B डैश, ठीक है ना, यहां से यहां तक कि ये जो डिस्टेंस है ये है आप लोगों के पास BE, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है आप लोगों के पास UE। तो
तो अब आपके पास यहाँ पे भी दो ट्राइंगल हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल हो गए बहुत ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, एंड ट्राइंगल आप लोगों के पास हो गया ए डैश बी डैश ओ डैश। आई बात में, एक तो आप लोगों के पास ट्राइंगल हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, और एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ए डैश बी डैश ओ डैश। और आप बिना किसी टेंशन के बोल सकते हो कि सर आप इसको क्या बोल सकते हो, एक तरीके से सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, समरूप त्रिभुज बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो चाहे ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, इसके लिए भी एंगल बीटा है, ए डैश बी डैश ओ डैश, इसके लिए भी एंगल बीटा है। यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी क्या है आप लोगों के पास 90 डिग्री। तो एक तरीके से तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए कि नहीं हो गए। और जब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो फिर अपने तो टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू, बिल्कुल एज इट इज जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में अपन लोगों ने, ठीक है ना, जो अपने पास सरल सूक्ष्मदर्शी था सिंपल माइक्रोस्कोप में था, जैसे बात करती वही बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अब tan बीटा, तो अब वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आप लोगों के पास हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश ओ डैश इक्वल टू, मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ डैश के इक्वल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, फैक्ट है ये हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक, और मुझे अगर ये वाली डिस्टेंस, अगर मुझे पता लगे कि इस लेंस से इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो मैं ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, इट मींस यूई कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अब जब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और पीछे कहीं पर भी बन सकता है जाके, तो उसको मेरे को वीई को ढूंढना मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, ढूंढ सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को फिर वही एफ ई और यूई की वैल्यू पुट करके क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वीई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मुझे जब यूई पता है तो मैं वीई की टेंशन काहे करूं, तो जब मेरे को यूई पता है, तो मैं वीई की टेंशन काहे करूं, और वीई किसके साथ आ रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश के साथ, जबकि यूई किसके साथ आ रहा है, ए डैश बी डैश के साथ, और मेरे को पता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे कौन सी टर्म यूज कर लेता हूँ, tan बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ डैश। तो मैं ये दोनों टर्म, एक ये वाली और ये यूज कर लेता हूं दोनों। क्यों? क्योंकि अगर इसको यूज करूंगा तब भी आंसर यही आना है, और इसको यूज करूंगा तब भी आंसर यही आना है। तो जो वैल्यूज मुझे पता है मैं तो वो वाली टर्म यूज करके चलूं ना। तो ऐसी कंडीशन पे tan बीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ डैश। अब बीटा मेरे पास क्या है, बीटा तो मेरे पास स्मॉल है ही सही, और अगर बीटा स्मॉल है मेरे पास, तो ऐसी कंडीशन पे मैं tan बीटा को क्या लिख सकता हूं, एक तरीके से बीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में कितना जाएगा, बी डैश ओ डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आगे बस में। और बी डैश ओ डैश, अब आप बहुत ध्यान से देखना, बी डैश ओ डैश किसके इक्वल है, यूई, इधर की तरफ है, इसलिए माइनस यूई। तो मैं यहाँ पर बीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं बीटा को यहाँ पे लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस यूई के इक्वल लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बी डैश ओ डैश को किसके इक्वल लिख दिया, माइनस यूई के इक्वल लिख दिया। आई नहीं बात समझ आप लोगों को। तो अल्फा कैलकुलेट हो गया, बीटा कैलकुलेट हो गया अपन लोगों के पास। ठीक, तो देखना आप लोग बहुत ध्यान से, ठीक है ना, अल्फा कैलकुलेट हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना आया था, अपन साइड में लिख लेते हैं। अल्फा का वैल्यू आप लोगों के पास आया था माइनस का ए बी अपॉन में डी, और बीटा का वैल्यू आप लोगों के पास कितना है, बीटा का वैल्यू अपन लोगों के पास आया है ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस लगा के और यूई। ये मेरे पास किसका वैल्यू हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब अपन वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसको ये 1, ये 2 हो गया था इक्वेशन नंबर, ये 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 और 3 से। तो अपन लोगों के पास m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों के पास, बहुत ध्यान से देखना, बीटा की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस का a डैश b डैश अपॉन में ue। ठीक, अब अल्फा, अब देखो ये तो अल्फा है, जबकि यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा है, तो उल्टा करते सब कुछ, तो आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का d अपॉन में ab। तो ऐसी कंडीशन पे m इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, a डैश b डैश अपॉन में ab, और यहाँ पे कितना जाएगा d अपॉन में ue।
आ गई बात समझ में? ठीक, तो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, डी अपॉन में यूई। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों ने जब सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आप कोणीय आवर्धन निकाला था, ठीक है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाला था, उसकी वैल्यू आती है डी अपॉन में यूई, आई थी कि नहीं थी? फिर अपन लोगों ने वहां पे यूई के लिए वैल्यूज पुट करी थी, अलग अलग केस पे बात करी थी। पहला केस क्या था, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और सेकंड अपन लोगों ने क्या डिस्कस करता, जब अंतिम प्रतिबिंब निकट दृष्टि दूरी पर बनता हो, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ठीक है ना? आगे बात समझे? तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, तो डी इक्वल डी अपॉन में यूई। लेकिन यहाँ पे देखो अपन ने जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करी तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड होगी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। बाकी ये वाला तो कॉमन फैक्टर आ गया ना अपन लोगों के पास, तो बाकी क्या ऐड हो गया, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या ऐड हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। अब मुझे इस ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई बात में? तो आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आप लोगों को ए बी ओ नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं, देखो अब ए बी और ये हो गया ओ, ठीक है ना? और ए बी ओ और एक ट्रायंगल ले लेते हैं अपन लोग, ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ, ठीक। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना है आप लोगों के पास, यू नॉट। और ये वाली डिस्टेंस आप लोगों के पास कितनी है, वी नॉट। देख लो अब आप लोग, और ये दोनों ट्रायंगल भी आप लोगों के पास क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना, समरूप होंगे। ए बी ओ सिमिलर होगा किसके, ए डैश बी डैश ओ के। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी तो थीटा, ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कंडीशन पे अब सिमिलर ट्रायंगल है, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, तो आप याद करो मैंने क्या बोला था कि खड़ी भुजाओं का अनुपात लिट्टी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इट मींस वर्टिकल साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इट मींस अब खड़ी भुजा कौन कौन सी है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। ये रहा ए बी, इसकी खड़ी भुजा ये रही, इसकी खड़ी भुजा ए डैश बी डैश, और ये इक्वल हो जाएगा लेटी भुजाओं के, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अब लेटी भुजा कितनी है, बी ओ अपॉन में बी डैश ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना जाएगा, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे बात सुनो, अब आप बहुत ध्यान से देखना, बी ओ देखो ये रहा, ये प्रकाशित केंद्र है कि नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा बी, ये रहा ओ, इधर की तरफ है, और बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा आप लोगों के पास, यू नॉट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो जाएगा आप लोगों के पास बी ओ इक्वल टू माइनस का यू नॉट। जबकि देखो आप लोग बी डैश ओ, ये रहा बी डैश और ये रहा ओ, और ये कितना है, वी नॉट, और किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो ये प्लस वी नॉट होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वी नॉट अपॉन में माइनस का यू नॉट। आ गई बात में? तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास यहां से वैल्यू निकल के आ गई, समझ में आ गया ना अपन लोगों को? ठीक, आगे बढ़े अपन इसी में, तो देखना अब आप लोग, देखना अब आप लोग, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप लोगों के पास m इक्वल टू हो जाएगा कितना, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v नॉट अपॉन में u नॉट, a डैश b डैश अपॉन में ab, a डैश b डैश अपॉन में ab किसके इक्वल है, माइनस v नॉट अपॉन में u नॉट, माइनस v नॉट अपॉन में u नॉट वैल्यू पुट कर दी, और यहां पर हो जाएगा d अपॉन में ue हो जाएगा आप लोगों के पास। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, ठीक, अब अपने पास आ गया मैग्निफिकेशन। अब अपन उन्हीं दो केसेस पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब अपने पास वी नॉट यू नॉट कांस्टेंट, क्योंकि जो भी बाहर का लेंस होगा उसकी सारी वैल्यूज, क्योंकि यू नॉट ऑब्जेक्ट में कहां पे रखना है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और उससे मैं वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं आसानी से। तो वी नॉट कांस्टेंट, यू नॉट कांस्टेंट, डी कांस्टेंट। अब मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, यूई, कि जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना, अभिदर्शक लेंस जो ऑब्जेक्ट का बिंब का प्रतिबिंब बनाएगा वो वी नॉट डिस्टेंस पे जाकर बनेगा, ठीक। लेकिन वो वी नॉट के बाद अब वो जो बिंब प्रतिबिंब बना वो नेत्रिका लेंस के लिए किसकी तरह व्यवहार करने लग गया, एक तरीके से बिंब की तरह व्यवहार करने लगा। अब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यूई।
अब फैक्ट है यहाँ पे मैं वो चेंज करूंगा तो यूई वहां पे चेंज होगा कि नहीं होगा, तो मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, यूई कि मैं अब अंदर जाके थोड़ा मेजर करने बैठूंगा मैं उस लेंस को, उसकी जो ए डैश और बी डैश और जो आप लोगों के पास आई पीस है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे केसेस पर बात करते हैं। केसेस पे बात करेंगे वही केस जो अपन लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ के आए, एज इट इज वही डिस्कस करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आगे बस में इट मींस अब VE इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। VE इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों के पास, इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे U इक्वल टू कितना हो जाएगा, UE, मुझे तो UE की वैल्यू चाहिए, तो फैक्ट है F इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, FE, क्योंकि जो भी अपन बात करेंगे, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बनाएगा, अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा, हमेशा आई पीस बनाएगा, ठीक है ना, नेत्री का लेंस बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने तो अपना काम कर दिया, अभिदर्शक लेंस ने अपना काम कर दिया, अब मुझे उसको छेड़ना ही नहीं है। अब जो भी काम करूंगा मैं किसके साथ करूंगा, नेत्रिका लेंस के साथ, क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा वो नेत्रिका लेंस आई पीस बनाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है VE, E का मतलब समझ गए ना, किसके लिए बात कर रहा हूं, आई पीस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो VE इक्वल टू इनफाइनाइट, U इक्वल टू UE ले लिया, और F इक्वल टू कितना ले लूंगा, FE, लेकिन U के साथ क्या लूंगा, माइनस का UE, क्यों, क्योंकि U हमेशा क्या होता है आप लोगों के पास, नेगेटिव होता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे वैल्यू हो गई। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है कि नहीं होता है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन पर जाएगा 1/fe। fe पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना, और इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि अपन कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेंस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे यह जाएगा 1/ve, और ve की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, माइनस का ue हो जाएगा। अभी आप सबको पता है 1/इनफाइनाइट की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 0। तो ऐसी कंडीशन पे 1/fe इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 1/ue हो जाएगा। तो आप देखो 1/ue, अब आप इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे भी तो 1/ue है, और मैं 1/ue की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/fe। तो ऐसी कंडीशन पे जो m मैग्निफिकेशन आएगा, इनफाइनाइट लिख दो ना अनंत पे, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का v0/u0, और साथ में यहाँ पर आप लोगों के पास कितना जाएगा, d/fe हो जाएगा। आई यही बात समझ में आप लोगों को, और कैसे समझ में आ रहा है ना, ये कितना जाएगा, माइनस का v0/u0 d/fe। अब जो फैक्ट है कि जो भी नेत्रिका लेंस अपन लेंगे उसका फोकस दूरी अगर मुझे पता है, मैं ठीक है ना, पता होता ही है मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि जो भी लेंस अपन लेते हैं तो उसमें अपन लोगों को बाकायदा अपन लोगों को गिवन होगा कि जो भी आप लोगों के पास नेत्रिका लेंस है, आई पीस है, उसकी फोकस दूरी आप लोगों के पास कितनी है। आई नहीं बात समझ में, ठीक, आगे चले अपन, और याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में f अनंत की वैल्यू d/fe आई थी, याद करो d/fe आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो गया, v0/u0। आई बात समझ में आप लोगों को, मतलब सही चल रहा है जो भी है, ठीक। इसी में अगर मैं आगे बात करूं, इसी में अगर मैं सेकंड केस पर बात करूं, सेकंड केस में फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, डी पर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। सेकंड केस, व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of vision, मतलब कहां पे बने, डी पे जाके बने, मतलब न्यूनतम दृष्टि दूरी पर जाके बने। 25 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो फैक्ट है अब यहां पर VE इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का डी। माइनस का डी क्यों, माइनस का डी इसलिए क्योंकि याद करो आपका लेंस इधर रखा हुआ है ना, आप यहां से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अब फैक्ट है कि अब आपका जो बनना है वो डी पर बनना है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब आप लोग बनाओगे वो यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से बड़ा बनाओगे कि नहीं बनाओगे, और वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, डी। तो लेंस अब ऑब्जेक्ट के पीछे ही इमेज है, ऑब्जेक्ट के पीछे ही इमेज है, हरी बस में। तो ये तो तभी होता है जब आपके पास वर्चुअल बने, आभासी बने, जो भी अपन लोगों ने केस देख के आए, ठीक है ना। और फैक्ट है कि ऑब्जेक्ट के पीछे ही है, तो फैक्ट है कि अगर ये वाली डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस आपके पास UE है जो कि नेगेटिव होती है, तो डी भी आप लोगों के पास क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो देखना आप लोग
तो u इक्वल टू मैं यहाँ पे कितना ले लूंगा माइनस का ue और f इक्वल टू कितना ले लूंगा प्लस fe, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट देखना अब आप लोग वही यूजिंग मिरर फॉर्मूला सॉरी लेंस फॉर्मूला। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u वैल्यू पुट करो। तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा 1 में fe इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 में d माइनस ue, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देन 1 में fe इक्वल टू हो जाएगा 1 में fe, इस माइनस को इधर लाके प्लस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 में ue हो जाएगा। अब आप देख लो 1 में ue की वैल्यू कितनी आ गई 1 में fe प्लस 1 में d, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखना आप लोग m और यहाँ पे d लिख दो ना d, ठीक है ना, इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का v नॉट अपॉन में u नॉट। ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये d तो है ही सही, ये d तो पहले से ही। अब 1 में ue की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 1 में fe प्लस 1 में d, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। देन एम डी इक्वल टू कितना देगा माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट, और यहाँ पे कितना देगा आप लोगों के पास डी अपॉन में एफ ई प्लस 1। ये मैग्निफिकेशन आ गया अपन लोगों के पास कब, जब आप लोगों के पास फाइनल इमेज कहां पर बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनेगी। तो ये कितना जाएगा माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट डी अपॉन में एफ ई प्लस 1 आ जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। अब आप लोग जब इनफाइनाइट के लिए बात कर रहा था एम इनफाइनाइट, उसके लिए कितना रहता है माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट और साथ में कितना कहता है डी अपॉन में एफ ई। लेकिन साथ में देखो आप लोगों के यहाँ पे डी अपॉन में एफ ई तो है ही सही, लेकिन प्लस 1 और हो गया, प्लस 1 हो गया मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस 1 नहीं लेकिन यहाँ पे प्लस 1 और हो गया, तो मैग्निफिकेशन आवर्धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये क्या हुआ एम डी बड़ा होगा किससे एम इनफाइनाइट से। और ये रीजन होता है कि जब अपन लोग किसी भी जो टाइनी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जब मैं उसका मैग्निफिकेशन करता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे मेरे पास सरल सूक्ष्मदर्शी हो, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, मैं हमेशा सेकंड केस को प्रीफर करता हूं। सेकंड केस कौन सा होता है आप लोगों के पास व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है अपन लोगों के निकट दृष्टि दूरी पर बनता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्थितियों में, दोनों केसेस में, चाहे वो सिंपल के लिए बात करूं चाहे कंपाउंड के लिए बात करूं, जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वो क्या होता है आप लोगों के पास ज्यादा होता है। और 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो फैक्ट है बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, बनने वाली जो इमेज होगी वो अपनी आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और उस टाइम पर जो एंगल ऑफ जो अपने पास विजुअल एंगल होता है, दर्शन कोण होता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। और फैक्ट है वो इमेज जो वहां पर प्रतिबिंब आप लोगों का बनेगा वो बहुत क्लियर बनेगा और बहुत स्पष्ट बनेगा आप लोगों के पास। और यही रीजन होता है कि अपन हमेशा कौन सा केस प्रीफर करते हैं, हमेशा सेकंड केस प्रीफर करते हैं। आई बात सुने, देखो बेटा इसको एक बार,